हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी मेरा वीडियो देखा करिए तो पेन कापी लेके जरूर बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उसको 2 से 3 प्रकार बताता हूँ, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है। ये फिर ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। या फिर ऐसे आ जाएगा, इतिहास का पिता किसको कहते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और 2 से 3 बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए दोस्तों, आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सुनियोजित सार हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सुनियोजित सार हेतु। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के 2 से 3 बार याद कर सकते हैं। सुनियोजित शहर सिंधु सभ्यता हेतु प्रसिद्ध थी। सुनियोजित शहर सिंधु सभ्यता हेतु प्रसिद्ध थी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कृषि। अब आप इसको इस प्रकार याद करके पढ़ के याद कर सकते हैं, कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधुवासियों का मुख्य फसल। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या है। या ऐसे आ जाएगा, सिंधुवासियों का मुख्य फसल कौन सा था। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, जौ और गेहूँ सिंधुवासियों का मुख्य फसल था। जौ और गेहूँ सिंधुवासियों का मुख्य फसल था। तो बताइए 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जौ और गेहूँ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा स्थित है। या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? तो अब आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़ के याद कर सकते हैं, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लोथल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लोहा से। लोहा से। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने किस वर्ष दिया। तो इसको भी आपको जानना जरूरी है, 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार आएगा, हड़प्पा की सभ्यता थी
या ऐसे क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कांस्य युगीन। कांस्य युगीन हड़प्पा की सभ्यता थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी या सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, कांस्य युगीन हड़प्पा की सभ्यता थी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा कहलाते थे। आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों फराओ। 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 क्लियर। अब इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, फराओ मिस्र के राजा कहलाते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दाएं से बाएं। दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह देन है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंधु सभ्यता का देन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, या ऐसे क्वेश्चन आएगा आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आग जलाना। आग जलाना आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आग जलाना सर्वप्रथम आदि मानव ने सीखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आग का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले पालतू बनाया गया है, या ऐसे आ जाएगा सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया, या सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कुत्ता को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता थी, या ऐसे आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था, आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लाल रंग। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृद भांड चावल के दाने मिले थे। मृद भांड चावल के दाने मिले थे, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोथल से। मृद भांड चावल के दाने लोथल से मिले थे। आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मृद भांड चावल के दाने से कहाँ मिले थे, तो आपका जवाब होगा दोस्तों लोथल से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थित है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पाकिस्तान में। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान में स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज की, या ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राखालदास ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों राखालदास ने। या अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास ने किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं 2 से 3 बार। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक वृहद स्नानागार है। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। इसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा, या ऐसे याद कर लीजिए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1922 में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेसोपोटामिया का अर्थ है। मेसोपोटामिया का अर्थ है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ है। बट अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे भी आ सकता है मेसोपोटामिया पर आधारित, कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों इराक। अच्छे प्रकार से माइंड में बैठा लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि है, और एक पॉइंट आपने क्या पढ़ा? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों इराक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, या ऐसे क्वेश्चन होगा, हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1921 में। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, या हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या है दोस्तों? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ था। आप इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ। 2 से 3 बार क्वेश्चन आंसर पढ़िए, ताकि क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किसकी की थी? सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, या ऐसे बन जाएगा, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किसकी की? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 18।
ये ऐसे भी आ जाएगा कि पुराणों की संख्या कितना है या पुराणों की संख्या कितनी है, तब भी आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 18। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। अच्छा, अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, पुराणों की रचना किस काल में हुआ, पुराणों की रचना किस काल में हुआ, तो इसका भी जवाब होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप मार्केट से अच्छे बुक खरीद लीजिए, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन नहीं बनेगा जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पुराणों की संख्या 18 है, अब इसी पे आगे क्वेश्चन पूछ लेगा पुराणों की रचना किस काल में हुआ, तो आपको जवाब आना चाहिए। तो आपका जवाब होगा दोस्तों गुप्त काल में। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुआ और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुआ और पुराणों की संख्या 18 है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? सबसे प्राचीन पुराण है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर था मत्स्य पुराण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं अच्छे प्रकार से और माइंड में अपने क्वेश्चन आंसर बैठा सकते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। अब आप इसको 2 से 3 बार इस प्रकार पढ़ सकते हैं, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता हैं। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता हैं। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः कितना है? वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः कितना है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 4 एवं 6। वेदों की संख्या 4 एवं वेदांगों की संख्या 6 है। अब आप इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या कितना है? आपका जवाब होगा दोस्तों 4। वेदों की संख्या 4 है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, वेदांगों की संख्या कितनी है? देखिए पहले मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, वेदों व वेदांगों की संख्या, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में। अब अलग अलग कैसे आ जाएगा? वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। इसको इस प्रकार याद कर लीजिए, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 108। 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 108। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए इम्पोर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अलब रूनी। अलब रूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलब रूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद विषय वस्तु है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या था? दर्शन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मण संबंधित है। ब्राह्मण संबंधित है, ये ऐसे आ जाएगा दोस्तों, ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कर्मकांड से। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है। ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद। क्लियर? अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गद्य एवं पद्य वाला वेद है।
गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? देखिए आगे क्वेश्चन ऐसे आएगा, गद्य एवं पद्य वाला वेद है, ऐसे पूछ लेगा या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग जो है बोलिएगा नहीं गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। देखिए वेदों पर आधारित मैंने क्वेश्चन एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिकी मेथड से, कि वेदों की संख्या कितनी है, प्रत्येक वेदों का उपवेद कितना होता है, बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने याद करवाया। तो आप लोग प्लीज़, आपसे निवेदन है कि आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज पहुँचता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर? तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो, मतलब हिस्ट्री पर आधारित मैंने कई वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या था, गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है, गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सामवेद। सामवेद। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, भारतीय संगीत का जनक सामवेद हैं, भारतीय संगीत का जनक सामवेद हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र लिया गया है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद से। अब आप इसको 2 से 3 बार इस प्रकार पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे प्रकार से बैठ जाए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र। अब आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार इस प्रकार पढ़िए ताकि क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र समर्पित है, या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आएगा, मैं 2 से 3 प्रकार बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र समर्पित है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सूर्य देवता को। सूर्य देवता को। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से बता सकते हैं या पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे प्रकार अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोत्र शब्द मिलता है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, गोत्र शब्द किस वेद से मिलता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अथर्ववेद में। गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है, गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों ने किया? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों ने किया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अलवर संतों ने। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के क्वेश्चन आंसर अच्छे प्रकार से माइंड में बैठा सकते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों की जानकारी का स्रोत किस वेद से प्राप्त हुआ? आर्यों की जानकारी का स्रोत है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है, या ऐसे आ जाएगा, आर्यों की जानकारी का स्रोत किस वेद से हुआ? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ऋग्वेद। क्लियर?
अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिंधु नदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे, या ऐसे आ जाएगा, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र या ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इंद्र या फिर पुरंदर। क्लियर। ऑप्शन में दिया रहेगा तो मान लिया जाए इंद्र ना दिया रहे, पुरंदर दिया रहे, तो आप पुरंदर में सही का निशान लगा सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र यानी कि पुरंदर हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 10वां मंडल। तो अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद का जो मंडल है वो है 10वां मंडल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 9वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों मनु। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? या ऐसे आ जाएगा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मनुस्मृति, मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति ग्रंथ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं, विज्ञानेश्वर पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे और बन जाएगा, महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व से पहले, 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का भारत आगमन हुआ, 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का भारत आगमन हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य पहले बसे, आर्य पहले कहाँ बसे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे। क्वेश्चन क्या था दोस्तों,
आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा संस्कृत। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग भारत आए थे, या ऐसे आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मध्य एशिया से। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन। क्लियर। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के क्वेश्चन का आंसर अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध जन्मे थे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लुम्बिनी में। अगर ये आ जाए कि बुद्ध की जन्म कब हुआ, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व। तो देखिए आप एक ही लाइन में आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो आपका जवाब होगा दोस्तों लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु कब हुआ, या बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार याद कर लीजिए, बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु का घटना क्या कहलाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों महापरिनिर्वाण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अलार कलाम। क्लियर। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाता है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर था डायरेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप बार बार सुनिए और नोट तो जरूर ही करना है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सारनाथ में। सारनाथ में। अब आप इसको इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ के याद कर सकते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा, पाली भाषा में। पाली भाषा में। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने उपदेश
पाली भाषा में दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतमी। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था। किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अजातशत्रु के काल में, राजगृह में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, तो इसका जवाब, इसका उत्तर दोस्तों कुंडलवन, जो कि कश्मीर में कंस के समय हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पिटक। पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों चैत्य मंडप। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अश्वघोष। अश्वघोष। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मक्खली गोशाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोशाल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 570 ईस्वी। कहाँ हुआ था? मक्का में। देखिए इस क्वेश्चन को आप तीन प्रकार से, मतलब 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद। अब क्वेश्चन क्या था? इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 570 ईस्वी। अब देखिए क्वेश्चन एक और बन जाएगा, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों मक्का में। क्लियर। तो देखिए इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद हैं। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महावीर। क्लियर। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जैन धर्म के 24वां तीर्थकर कौन थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों महावीर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? कल्पसूत्र में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर जन्मे थे। महावीर जन्मे थे, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वैशाली में।
540 ईसा पूर्व। महावीर वैशाली में जन्मे थे 540 ईसा पूर्व में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जमाली, यानी कि उनके दामाद थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन है? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मोक्ष। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 400 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं एक ही लाइन में, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। अब इसको आप एक ही लाइन में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी थी, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गिरिब्रज। गिरिब्रज ये कहाँ पे है दोस्तों? राजगृह में। मगध की राजधानी गिरिब्रज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था।
क्वेश्चन में ही आंसर है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों शिशुनाग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गंगा और सोन के संगम पर। गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसा है। अब ये अगर इस तरफ पाटलिपुत्र किस शहर के किनारे बसा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पटना। पाटलिपुत्र पटना शहर के किनारे बसा हुआ है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा, मैं वो सभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बिंबिसार। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के अच्छा प्रकार से क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनपद अवंत की राजधानी क्या थी? जनपद अवंत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा उज्जैन। जनपद अवंत की राजधानी उज्जैन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा धनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सिकंदर। क्लियर। 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो इसका भी आंसर आप लोग ध्यान में रखिए। भारत का पहला आक्रमण 326 ईसा पूर्व, और किसने किया? मतलब पहला विदेशी शासक कौन था? तो सिकंदर। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ लीजिए, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों सिकंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध। अब देखिए पोरस कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। क्लियर। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार से पढ़ के याद कर सकते हैं। वर्णांधता एवं हेमोफीलिया दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों हेरनर ने। किस वर्ष किया? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1876 में। क्लियर। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया?
तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हेर्नर ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हरा एवं लाल रंग की। हरा एवं लाल रंग की पहचान करने में क्षमता नहीं होती है एक वर्णांध व्यक्ति की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा थायरॉक्सिन हार्मोन किसमें स्रावित होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा थायराइड ग्रंथ से। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जठर रस में पाया जाता है, इस तरह भी पूछ लेगा, और जठर रस में क्या पाया जाता है। क्लियर। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कवक और शैवाल। जो सहजीवी हैं वो कौन से हैं दोस्तों? कवक और शैवाल। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टाइलिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों छोटी आंत में। अब देखिए, इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों मुख से। क्या होगा दोस्तों? मुख से। क्लियर। अब इसको आप इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पचे भोजन का अवशोषण किसमें होता है? पचे भोजन का अवशोषण किसमें होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एंजाइम। क्या होगा दोस्तों? एंजाइम। अब इसको आप इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं 2 से 3 बार, एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा माल्टोज।
माल्टोज। क्लियर, आप इसको इस कार्य पढ़ के याद कर सकते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों प्रोटीन से। अब इसको आप इस पर पढ़ के याद कर सकते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, किसके कारण हुआ था दोस्तों? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव किसके कारण हुआ था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जीवन का रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन का रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एड्रिनल को। एड्रिनल को जीवन का रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एड्रिनल को। आप क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। कैसे दोस्तों? देखिए, एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पत्ती। पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? देखिए, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पत्तियों का रंग हरा होता है या पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन नहीं, ऑप्शन में ये भी दे देगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो देखिए, अब इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है ना मजेदार? देखिए, दोनों को आप डायरेक्टली याद करिए। क्लोरोप्लास्ट एवं हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण। क्लियर, अब देखिए, इसको आप इस प्रकार याद करके पढ़ के याद कर सकते हैं। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, या फिर ऐसे पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पेड़ व पौधे का खाना, पेड़ व
पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, या फिर ऑप्शन ऐसे भी दिया रहेगा फोटोसिंथेसिस। तो दोनों आप याद कर लीजिए, आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण, और कोष्टक में ले लीजिए फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा CO2 जल। CO2 जल, या फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, दो है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों CO2 जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 जल तथा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिक होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों जल से। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों जल से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों तना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राइजोबियम। राइजोबियम दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आएगा, पौधे नाइट्रोजन किस में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों जाइलम द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए दोस्तों, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों किसके द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या है? वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहलाता है, दो प्रकार से क्वेश्चन देखिए बन जाएगा, आत्महत्या की थैली कहलाता है, या आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? क्लियर? तो जिस प्रकार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बनेगा, तो वैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा और क्वेश्चन को समझिए। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा डी डुबे ने। डी डुबे ने अगर पूछ लिया जाए किस वर्ष किया, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 1949 में। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री
क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़िए। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? या फिर ऐसे पूछेगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कार्नबर्ग ने। कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की इकाइयाँ क्या है? डीएनए की इकाइयाँ किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर, आपका जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की इकाइयाँ कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों XY तथा XX। क्लियर? इसको आप इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो XY, और स्त्री जीन संगठन क्या होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों XX। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 22+Y। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, या फिर ऐसे पूछेगा बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पिता के गुणसूत्र यानी कि XY द्वारा। पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग होता है, देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मधुमेह रोग होता है, या फिर मधुमेह रोग किसके कारण होता है, या फिर ऐसे आएगा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने किया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने। व्हाइटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अग्नाशय द्वारा। देखिए इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? ऐसे भी आएगा दोस्तों, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अग्नाशय द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों एंजाइम। एंजाइम पेप्सिन का एक उदाहरण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या है?
तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्लीहा या फिर इसको तिल्ली भी बोलते हैं। तो दोनों प्रकार से अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो दोनों में से एक अगर रहेगा तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्लीहा यानी कि तिल्ली मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। प्लीहा यानी कि तिल्ली मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन कौन सा होता है? ऐसे भी पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा दोस्तों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है या मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों 1/1/2 लीटर। 1/1/2 लीटर यानी कि 1.5 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों यूरिया के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के 2 से 3 बार पढ़ते रहिए और याद करिए। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 4.8 से 8.4 तक, यानी कि 4.8 से 8.4 तक मूत्र का पीएच मान होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा यूरोक्रोम के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेढक के हृदय में होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। इस प्रकार याद कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? मेढक के हृदय में होते हैं, तो इसका उत्तर था 3 भाग। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 4। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार से कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार से कितने प्रतिशत होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 10%। 10% मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या है दोस्तों? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जल होता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 65 से 80%। 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 31 जोड़ी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने किया? गुणसूत्र की खोज किसने किया? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्रोमोसोम की खोज किसने किया? तो बस आपको ये समझना है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने।
क्लियर। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, वाल्डेयर ने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो इस प्रकार पूछ लेगा। इसको आप ध्यान सुनिए कि ये रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग समझिए। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या केवल इतना ही पूछ लेगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या इतना ही पूछेगा, या फिर ऐसे भी पूछ लेगा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, या फिर ऐसे पूछेगा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है। तो दोस्तों इन सभी का जवाब उत्तर होगा 46 या फिर 23 जोड़ी। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार पढ़ते हैं 203 बार, ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, या फिर ऐसे पढ़िए मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है, इसका जवाब, इसका उत्तर है दोस्तों पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कहीं गलती हो गई दोस्तों। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कोशिका। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका कहते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र को शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। देखिए क्वेश्चन को लिखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों डीएनए। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों पैथोलॉजी। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, पैथोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहते हैं। पैथोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों फल भी थी। फल भी थी, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मध्य फल भेद। क्वेश्चन को समझिएगा, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भेद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग
कौन सा है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों पुष्पक्रम। पुष्पक्रम भाग फूल गोभी के खाने योग्य भाग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों कुरकुमिन के द्वारा। कुरकुमिन के कारण ही हल्दी में पीला रंग होता है। कुरकुमिन के कारण ही हल्दी में पीला रंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर लाल होता है। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर में लाल रंग पड़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा तना। इसको याद कर लीजिए। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लैक्टोज। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबा कृमि है। सबसे लंबा कृमि है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों टेप वर्म। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा, सबसे लंबा वर्म है तो कृमि वर्म एक ही है। सबसे लंबा कृमि या फिर वर्म है तो आपका जवाब होगा दोस्तों टेप कृमि या टेप वर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। ये किसके द्वारा कार्य करता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक बार फिर से मैं अच्छे प्रकार से समझा दे रहा हूँ दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल के कारण कार्य करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अब आप इसको देखिए इस प्रकार पढ़े, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है कि घटता है? ये देखिए मैं अपने से एक्स्ट्रा काफ़ी बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व होता है, इतना क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व घटता है कि बढ़ता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बढ़ता है। क्लियर। अब आप इसको इस प्रकार 2 से 3 बार पढ़िए ताकि याद हो जाए क्वेश्चन का आंसर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस पर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 4 या 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष में रंग होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का मतलब जो मिडिल में बीच का जो रंग होता है वो क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, या ऐसे पूछेगा क्वेश्चन प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों तरंग दैर्ध्य।
अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं 2 से 3 बार पढ़ के। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेधन क्षमता। वेधन क्षमता सर्वाधिक किसमें होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गामा किरण। गामा किरण में वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों सबसे अधिक लाल तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग में होता है। अब आप इसको इस प्रकार याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आप आंसर लिख लीजिए क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग में। अब आप इसको याद कर लीजिए, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग में होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग में होता है। क्लियर। 3 क्वेश्चन बन गया जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आपका जवाब होगा लाल रंग में। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसमें होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों बैंगनी रंग में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों रोमन ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सूर्य प्रकिरणन के कारण। सूर्य प्रकिरणन के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला सूर्य प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला सूर्य प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश के प्रकिरणन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकिरणन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण। प्रकाश अपवर्तन के कारण। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना, आप इसको इस प्रकार पर याद कर सकते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा याद कर लीजिए। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर को दोस्तों समतल दर्पण को। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अवतल लेंस की भांति। बस आप क्वेश्चन को समझिए, हवा का जो बुलबुला है जल में कैसा व्यवहार करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अवतल लेंस की भांति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है।
विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों तांबा, टिन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज तांबा, टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है। अब आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, विद्युत फ्यूज तांबा, टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीटर का तार बना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हीटर का तार किससे बना होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों नाइक्रोम का। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरे कहने का मतलब इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस क्या है? बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सी है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। क्लियर। अब आप इसको याद कर सकते हैं, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण ही तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जे थॉमसन ने। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन की खोज किसने किया था? प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। क्लियर। प्रोटॉन कैसा होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रॉन है तो आप इसको भी याद कर लीजिए, न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। तो आप देखिए तीनों को इसका याद करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है?
रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अणु। अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्व के सबसे छोटे भाग क्या कहलाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग क्या कहलाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों परमाणु। परमाणु को तत्व के सबसे छोटे भाग कहलाता है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, परमाणु को तत्व के सबसे छोटे भाग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों आमीटर से। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आमीटर से। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों न्यूट्रॉन। अब आप इसको इस प्रकार पढ़ के याद कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त न्यूट्रॉन होता है। क्लियर।